क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 1 हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले मीनिंग हम देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे नाम से ही क्लियर है इसका कि कैश जो और फ्लो का मतलब आना या जाना, इसकी जो विवरण या डिटेल हम लोग बनाते हैं उसको स्टेटमेंट कहेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की प्राप्ति व प्रयोग के बारे में हमारे को जानकारी देता है कि कहाँ से कैश हमने प्राप्त किया और कहाँ पर उसका यूज़ किया। कैश हमारा जो होता है कार्यशील पूंजी हमारी वर्किंग कैपिटल का मेन पार्ट होता है। दो तिथियों के बीच में हम दो तिथि वर्ड का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो विशेष तिथि को बनाई जाती है। तो दो बैलेंस शीट मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट, इस साल की क्लोजिंग और लास्ट ईयर की क्लोजिंग के बीच में वित्तीय स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उसको पता लगाने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश आवश्यकता के अनुसार ही हमारी कंपनी में रहनी चाहिए, ना आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए, ना आवश्यकता से कम होनी चाहिए। ये व्यवसाय की निश्चित अवधि में कैश के स्रोत सोर्सेस और रोकड़ के प्रयोग का सारांश होता है। सोर्सेज मतलब कहाँ से हमको, स्रोत मतलब कहाँ से कैश मिला, और प्रयोग का मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ पर इसको यूज़ किया, उसकी समरी या सारांश होता है। सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि कंपनी को लाभ हुआ है, परंतु यह आवश्यक नहीं होता कि जब कंपनी की लाभ होता है जितना लाभ जितनी मात्रा में हुआ है उतनी ही मात्रा में हमारे पास कैश भी उपलब्ध हो या कैश भी अवेलेबल हो। दो तिथियों के बीच में कैश शेष में परिवर्तन किन कारणों से हुआ, कैश के बैलेंस में चेंजेस किन कारणों से हुई, ये पता लगाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं पर लाभांश व अन्य डिविडेंड व अन्य खर्चे हमारे जो होते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास कैश ही उपलब्ध या अवेलेबल नहीं होता। इससे यह भी हमारे को ज्ञात होता है कि क्या व्यवसाय भविष्य की अल्पकालीन दायित्व अल्पकालीन दायित्व का मतलब है थोड़े टाइम के अंदर, एक वर्ष के अंदर जिनकी पेमेंट हमने करनी है, क्या बिजनेस के पास भविष्य में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल होगा, जैसे कि इंटरेस्ट हमने पे करना है, डिविडेंड हमने पे करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, लोन का पैसा हो गया आदि की पेमेंट करने में हम लोग समर्थ हैं कि नहीं। ये विवरण सामान्य तौर पर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक किसी भी आधार पर बनाया जा सकता है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज नियम जो है उसके लागू होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट या रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। थोड़े टाइम के लिए हमने जो पैसे की प्लानिंग करनी होती है उसमें ये हमारी बहुत मदद करता है, जैसे कि दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करना, डेली एक्सपेंसेस की पेमेंट करना। सेकंड पॉइंट है रोकड़ प्राप्ति व भुगतान की प्रवृत्ति का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द कैश रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट। ट्रेंड या प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, मान लो हम लाभ की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर हमारे को प्रॉफिट हुआ 10,000, नेक्स्ट ईयर 20, 30, 40, 50, हम कहेंगे ये बढ़ने की प्रवृत्ति है। और यदि पहले साल प्रॉफिट 50 हुआ, फिर 40, 30, 20 हो रहा है तो उसका मतलब ये घटने की प्रवृत्ति है। और यदि हमारा प्रॉफिट लगातार 50,000 है, ये समान रहने की प्रवृत्ति है, ट्रेंड कहलाता है। तो कैश की प्राप्ति और भुगतान की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, डेटर्स कैसे पेमेंट दे रहे हैं, स्टॉक और करंट एसेट्स की स्थिति क्या है, ये से हमें पता चलेगा क्योंकि ये सभी करंट एसेट्स में आते हैं। थर्ड पॉइंट है या आय से रोकड़ की भिन्नता की व्याख्या करता है। आय मतलब इनकम, जो लाभ हमारे को हुआ उससे रोकड़ मतलब कैश किस कारण से भिन्न है, लाभ अधिक है तो कैश क्यों कम है, इसके कारणों के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न क्रियाओं से अलग अलग रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने में सहायक, हेल्पफुल इन सर्टेनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर क्रियाएं की जाती हैं, जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जिनको संचालन संबंधी क्रियाएं, विनियोग और वित्तीय संबंधी क्रियाएं अलग अलग कहा जाता है। सबसे कैश में कितनी प्राप्ति हुई है, कितना कैश यूज़ हुआ, इसके बारे में हम इसके द्वारा अध्ययन करते हैं। पांचवा पॉइंट है रोकड़ बजट से तुलना करना, कंपैरिजन विद द रोकड़ बजट। वर्ष के प्रारंभ में हम लोगों ने कैश का बजट बना लिया होता है। कैश के फ्लो से हम लोग ये देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाते हैं। अगर इन दोनों में अंतर है, मतलब जो शुरू में हमने प्लान किया था और अंत में जो हमारा हुआ है उसमें यदि अंतर हुआ है तो उस अंतरों के कारण की व्याख्या की जाती है और उसमें सुधारात्मक उपाय करने की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रोकड़ प्रवाह विवरण का महत्व एवं उपयोग, इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर इसके लाभ भी पूछे जाए तो लाभों में भी आप यही पॉइंट मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट
पॉइंट आता है, ये वित्तीय प्रबंध के लिए अति महत्वपूर्ण है। इट्स मोस्ट यूजफुल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जो फाइनेंस का सारी व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको इसके द्वारा पता चलता है कब कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहाँ पर कितना कैश यूज़ हुआ। थर्ड सेकंड पॉइंट है, इसकी सहायता से अल्पकालीन योजना तैयार की जाती है। इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग द शॉर्ट टर्म प्लान। अल्पकालीन योजना थोड़े समय के लिए प्लान करना कि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में हम कितना कैश पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कैश आएगा। 1 वर्ष से कम समय की जो प्लानिंग होती है कैश के बारे में, वो इसके द्वारा तैयार की जाती है। थर्ड पॉइंट है, इसकी सहायता से वित्तीय विश्लेषण किए जाते हैं। इट्स हेल्प्स इन द फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय मतलब धन के बारे में, विश्लेषण मतलब अध्ययन करना। फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है इसी के द्वारा संभव होता है, क्योंकि ये फाइनेंस का मुख्य स्रोत होता है, सोर्स होता है। फोर्थ पॉइंट है, इससे वित्तीय प्रबंधक ये जान पाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर हमारे जो होते हैं, इट हेल्प्स द फाइनेंशियल मैनेजर टू नो अबाउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट इज, कब कितनी रोकड़ भविष्य में उपलब्ध रहेगी। व्हेन एंड हाउ मच कैपिटल और कैश विल बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। भविष्य में कितनी कैश आनी है, कहाँ से आनी है, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कब कितनी रोकड़ की कमी रहेगी। व्हेन एंड हाउ मच शॉर्टेज ऑफ द कैश वुड बी देयर इन नियर फ्यूचर। कितनी कैश की कमी होगी, कितनी कैश ज़्यादा होगी। रोकड़ की कमी को हम कहाँ से पूरा करेंगे। फ्रॉम वेयर द शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल इज टू बी फुलफिल्ड। क्या हम उधार लेंगे, अपना ही कैश हमारे पास वो अवेलेबल हो सकता है। अतिरिक्त रोकड़ को कब और कहाँ विनियोग करेंगे। व्हेन एंड वेयर द सरप्लस कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड। अगर कुछ फालतू कैश हमारे पास बच जाती है खर्चे करने के बाद, तो पहले से प्लान किया जाएगा कि उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, या बैंक में, डिवेंचर में, शेयर इत्यादि में हम बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है, यह ज्ञात होता है इससे कि लाभ के बाद भी रोकड़ किन कारणों से कम हुई है, या हानि होने पर भी पर्याप्त रोकड़ किन कारणों से उपलब्ध है। इट डिफाइंस द रीजंस ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द कैश डिस्पाइट ऑफ द प्रॉफिट्स और एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश डिस्पाइट ऑफ लॉस। कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसके बाद भी शॉर्टेज क्यों है कैश की, और यदि लॉस हमारे को बहुत ज़्यादा हुआ है तो भी कैश बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास क्यों अवेलेबल है। सिक्स पॉइंट हमारा है, रोकड़ बजट बनाने में से आसानी होती है। हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ द कैश बजट, क्योंकि कैश के आधार पर ही कैश का बजट बनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। जितना हमने खर्च किया, पैसा कहाँ से आया था, कहाँ पर गया था, उसके आधार पर भविष्य की प्लानिंग कर सकती हैं। सेम पॉइंट है, 7 पॉइंट, भविष्य की योजना बनाने और वित्तीय स्थिति का पूर्वानुमान लगाने, पूर्वानुमान मतलब प्री एस्टिमेट लगाने, फोरकास्टिंग लगाने में ये हमारी मदद करता है, पहले से अनुमान लगाना। हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। आठवां पॉइंट हमारे को दिया गया, लाभांश निर्णय। लाभांश मतलब डिविडेंड हमने कितना देना है। दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान करना। ये ध्यान रखें, 8वें पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं लाभांश हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास कैश होगा। दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, बहुत लंबे समय से जो लोन आ रहा है, पिछले 10 वर्ष पहले हमने लोन लिया था, इस साल उसकी पेमेंट होनी है, तो क्या हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट हम तब, पुनर्भुगतान मतलब पेमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कैश उपलब्ध होगा। स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट होता है, इसका मतलब है कि फिक्स एसेट्स यदि ख़त्म हो रही है, कोई मशीन हमारी ख़त्म हो रही है, तो उसकी जगह पे नई मशीन आएगी, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे। अगला है, व्यवसाय के आकार वृद्धि के बारे में निर्णय लेने में प्रबंध की सहायता करता है। व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस, अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को पैसा चाहिए होगा, तो वो कहाँ से आएगा। इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन रिलेटिव टू द डिविडेंड डिसीजन, रिपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स एंड द इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस। 9 पॉइंट है, रोकड़ योजना की सफलता व असफलता की जानकारी ये देता है। रोकड़ योजना मतलब कैश की प्लानिंग, हमारी सफल होगी या असफल। इट हेल्प्स टू नो अबाउट द सक्सेस ऑफ द कैश प्लानिंग। कैश बजट से हम तुलना करेंगे हमारी जो हम लोगों ने अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, फिर हम देखें कि हमारी योजना जो थी वो सफल हुई या नहीं। 10 पॉइंट हमें व्यवसाय की तरलता मापने में सहायक, हेल्प इन मेजरिंग द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तरल संपत्ति में बहुत बड़ा जो साधन हमारा होता है वो कैश इन हैंड होता है, तो हमारे पास कैश इन हैंड कितनी मात्रा में है, इसको हम आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा माप सकते हैं। 11 पॉइंट है, व्यवसाय की रोकड़ स्थिति का उचित मूल्यांकन करने में सहायक। बिजनेस की, इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की रोकड़ स्थिति किस प्रकार की है, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, इसकी उचित वैल्यू, उचित मूल्यांकन यहाँ पर हमारे पास हो पाता है। कुछ एक डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे कि कैश क्या होता है, तो देखें मेंशन किया हुआ है, कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड हमारे पास, या फिर कैश इन बैंक, हमारे बैंक में कितना कैश हम पड़ा हुआ है। डिमांड डिपॉजिट भी इसी में आते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है
या ऐसा पैसा वो जो हमने डिपॉजिट किया जो कि कभी भी हम डिमांड कर सकते हैं, वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों में भी वो पैसा हमारा जमा, जो कि जब बच्चा है तब हम अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, तो वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है रोकड़ के तुल्य और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछी जा सकती है मीनिंग के तौर पर। ये अति तरल, बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, अल्पकालीन विनियोग, थोड़े टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया पर बहुत ज़्यादा लिक्विड है, मतलब एकदम कैश में कभी भी इसे बदला जा सकता है। जिसे तुरंत कैश में बदला जा सकता है पर निश्चित राशि में बदला जा सकता है, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे शेयर डिबेंचर की कीमत कम ज़्यादा होती है वो नहीं होगा, जो वैल्यू थी उसी में हमारे को ये कैश मिल जाएगा। इन्हें विनियोग के लिए नहीं डिपॉजिट किया जाता बल्कि अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान के लिए रखा जाता है। कि शॉर्ट टर्म हम लोगों ने कोई पेमेंट करनी है उसके लिए हमने रखा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं रखा। विनियोग की परिपक्वता 3 माह से कम की होनी चाहिए। यदि हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, विनियोग किया हुआ है, तो 3 महीने के अंदर अंदर ही अगर हम वो हमारे को कैश के रूप में मिल जाता है तो फिर वो हमारा कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। इसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पर होता है जिसको हम कैश फ्लो या रोकड़ प्रवाह बोलते हैं। ये कैश फ्लो हमारा दो प्रकार का हो सकता है, रोकड़ का अंतर्वाह और रोकड़ का बहिर्वाह। अंतर्वाह का मतलब होता है कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, जिसका मतलब होता है कि यदि हमारे को कहीं से भी कैश की प्राप्ति होती है तो कैश इनफ्लो है। और यदि बहिर्वाह का मतलब है जब हमारा कैश संस्था से बाहर जा रहा है, जिसको हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं। कहीं पर हमने पैसा खर्च किया वो कैश आउटफ्लो में आता है।